भगवान नजर नहीं आता है पर उसका रूप दिख जाता है जब ऑपरेशन थिएटर में कोई मसीहा नई जिंदगी लिख जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तन्वी और ये 2 लाइन समर्पित हैं सभी डॉक्टर्स को। यूं तो डॉक्टर्स का धन्यवाद करने के लिए 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है, लेकिन अगर हम हर दिन भी डॉक्टर्स का धन्यवाद करें तो भी कम होगा। कहा जाता है कि डॉक्टर्स भगवान का रूप होते हैं और अगर वो डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट हो तो और भी खास हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो नई जिंदगी की पहली धड़कन सुनती हैं। और ऐसी ही एक खास डॉक्टर आज मेरे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर योगिता करवल। मैम, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। मैं धन्यवाद तन्वी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया और आमंत्रित किया। यूँ तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, हमारे आँखों के लिए, हमारे कानों के लिए, हर बात के लिए, हर बीमारी के लिए अलग अलग डॉक्टर्स हैं। लेकिन जैसे कि मैंने अभी कहा कि एक ख़ास दर्जा गायनेकोलॉजिस्ट को दिया जाता है क्योंकि वो एक नई ज़िंदगी को इस दुनिया में लेकर आती हैं, जिनमें आप भी हैं, आप भी ख़ास हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने गायनेकोलॉजी को ही क्यों चुना? आपने क्यों चाहा कि आप एक गायनेकोलॉजिस्ट बने? पहली बात तो आप तो भगवान की संज्ञा दे रही हैं। भगवान की संज्ञा तो मैं नहीं ले सकती। मुझे लगता है भगवान तो हम लोग नहीं है, इंसान ही बनी रहा है तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन हाँ, माध्यम ज़रूर है किसी भी जैसे मैं गायनेकोलॉजी में हूँ तो स्वाभाविक तौर पे गायनेकोलॉजी, जैसे आप पूछ रहे हैं कि चुनने का कारण क्या था। चुनने का कारण मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पे तो यही था कि मुझे ऐसा लगता है कि यही एक ऐसा ब्रांच है मेडिसिन में जहाँ पे आप 2 जीवन को आप बचाते हैं। तो एक तो माँ हो गई और उसके साथ साथ जुड़ा हुआ बच्चा। तो एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि आप 2 लाइफ्स को बचा रहे हैं। सेकेंडली, मुझे लगता है कि गायनेकोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है जो हमेशा हमेशा रहेगा और उसके बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। तो चाहे वो शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, हर जगह हाई डिमांड पे गायनेकोलॉजी रहती है। आप एक इमोशनल बॉन्ड आप बनाते हैं महिला के साथ, और ना सिर्फ, और वो आपके लिए सिर्फ मरीज नहीं रह जाती, वो आपका एक हिस्सा बन जाती है। उसका घर परिवार भी आपसे कहीं ना कहीं जुड़ता है। तो वो जो 9 महीने एक महिला, यदि आपके पास एक बुक्ड पेशेंट है तो स्वाभाविक तौर पे वो आपका एक जीवन का एक इंटीग्रल हिस्सा सा बन जाती है। तो मुझे लगता है कि एक इमोशनल कनेक्ट है, एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, एक इमेंस सेटिस्फेक्शन है इस ब्रांच में। पॉजिटिव चीज़ें तो बहुत सारी हो गई, लेकिन हाँ, डेफिनेटली थोड़ा सा बहुत स्ट्रेस ओरिएंटेड ब्रांच भी है, तनाव थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए, मुझे तो व्यक्तिगत तौर पे मैं बहुत धन्य अपने आप को मानती हूँ कि ईश्वर ने मुझे मौका दिया कि मैं इस फील्ड में हूँ, इस ब्रांच में। जैसे कि मैम अभी आपने जिक्र किया सेटिस्फाइंग मोमेंट का, तो आपकी ज़िंदगी का या फिर किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट की ज़िंदगी का एक सेटिस्फाइंग मोमेंट क्या होता है? सेटिस्फाइंग मोमेंट तो तन्वी बस यही है कि जब हम एक स्वस्थ माँ और बच्चा, जब हम दोनों एक परिवार को देते हैं तो सबसे ज़्यादा खुशी तभी महसूस होती है। ऐसे तो बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं, लेकिन एक पेशेंट थी मेरी जो बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री की पेशेंट थी। काफ़ी लंबे समय से शी वाज प्राइमरी इनफर्टिलिटी की पेशेंट थी। तो उस महिला, क्योंकि वो गांव से जुड़ी हुई महिला थी, तो वहाँ पे उसको प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाया। इसी कारणवश में जो है हमारे पास आई थी। 9.5 साल बाद शी कंसीव्ड आफ्टर द ऑपरेशन। लेकिन वो जो उसका बच्चा जो उसको मिला आफ्टर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो दैट वाज वेरी वेरी सेटिस्फाइंग। बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा महसूस होता है। जैसे कि अभी आपने कहा कि हम माध्यम हैं, तो डॉक्टरी पेशे से जुड़ा कोई ऐसा मिथ कि जिसको आप तोड़ना चाहेंगी? मिथ, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल जो थोड़ा सा एक नॉर्मल, जो एक आम जनता है उसके अंदर ये है कि नॉर्मल डिलीवरी सबसे बेस्ट होती है और सिजेरियन तो जो है डॉक्टर्स जो है पैसा कमाने के लिए कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी, देखिए, जो ईश्वर ने एक संरचना करी है, स्वाभाविक तौर पे फिजियोलॉजी के हिसाब से नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी एक सामान्य और एक सही तरीका है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा कारण है जिसकी वजह से माँ और बच्चे को
कोई दिक्कत परेशानी है, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए बच्चा फीटल डिस्ट्रेस में है, बच्चे की धड़कन जो है वो खराब हो रही है, बच्चे के चारों तरफ पानी की अत्यधिक कमी है, या माँ के अंदर अवरनाल जो है नीचे की तरफ है, या कोई ऐसा कारण है जिसकी वजह से इमीडिएट सर्जिकल इंटरवेंशन ज़रूरी है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है सामान्य प्रसव की तरफ जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। तो मेरा ये भी एक अनुरोध है कि आप जब भी प्रेगनेंसी आपको हुई है, कंसीव आपने किया है, तो मेरा सभी इस पॉडकास्ट के माध्यम से भी यही अनुरोध है कि सब लोग इंस्टीट्यूशन यानी कि संस्थागत प्रसव की तरफ आएँ और घर पे डिलीवरीज कंडक्ट कराने से बचें, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे तन्वी हम लोग देखते हैं जो पेशेंट्स जो हैं ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में चली जाती हैं, दाई हैंडल्ड केसेस होते हैं। और इनफैक्ट मैंने ये भी देखा है कि पहला बच्चा सिजेरियन से हुआ है और काफ़ी साल अगर हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं, तो महिलाएं जो है घर पे रह के सोचती हैं कि सामान्य प्रसव करा ले, लेकिन उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपका सिजेरियन हुआ है तो उसका कारण क्या था, हुआ क्यों। अगर मान लीजिए सपोज इफ नीचे की हड्डी अच्छी नहीं है, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, तो ऐसी स्थिति के अंदर ऐसा नहीं है कि वो सामान्य बच्चा दूसरी बारी में हो जाएगा। तो अगर हम एक हमारी टर्मिनोलॉजी होती है वीपैक यानी कि वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन सेक्शन, वो तभी हो सकता है जब उसमें कोई नॉन एनाटॉमिकल इंडिकेशन हो, यानी कि कोई ऐसा कारण हो जिसकी वजह से जो है हम सामान्य प्रसव की तरफ जा सकते हैं। तो मिथ एंड मिसकंसेप्शन तो एक सबसे बड़ा यही है कि डॉक्टर्स पैसा कमाने के लिए ऐसा कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि लोग इस बात को समझें और संस्थागत प्रसव की तरफ आएं। मैम, मेरा सवाल ये है कि 20 से 30 साल की जो लड़कियां हैं, तो उनके हेल्थ से जुड़े कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो साल में एक बार उनको करवाने ही चाहिए? 20 से 30 साल की लड़कियों में जो मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है, पहला तो पैप स्मीयर यानी कि सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग। तो पैप स्मीयर मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट टेस्ट है। 20 से 30 साल के बीच में हर बच्ची को, हर महिला को ये टेस्ट कंडक्ट कराना चाहिए। कारण ये है क्योंकि सर्वाइकल कैंसर जो है वो मोस्ट कॉमन रीज़न है, कैंसर का जो एक सेकंड मोस्ट कॉमन कारण है सर्वाइकल कैंसर। तो पैप स्मीयर एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अर्ली एज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। दूसरा मुझे लगता है कि ब्रेस्ट अवेयरनेस प्लस साथ में क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि जो ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर यंग एज में काफ़ी अग्रेसिव होता है। तो अगर आपने ये क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन किया है, अगर आपको कोई भी गांठ या निपल डिस्चार्ज या ऐसा लगता है कि स्किन में कोई चेंजेस आने शुरू हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि तुरंत आपको इसको देखना चाहिए और तुरंत मैमोग्राम कराएं, या फिर उससे बेटर इन्वेस्टिगेशन जो है अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट है। तो सेकंड ये हुआ। तीसरी चीज़ मुझे लगता है तन्वी, जो बेसिक जो ब्लड प्रोफाइल होती है यानी कि ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड इन्वेस्टिगेशंस में जैसे कि आपका एक CBC, थायराइड की स्क्रीनिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, विटामिन डी एस्टिमेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, और इसके साथ साथ STI स्क्रीनिंग। STI का मतलब क्या है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जो होते हैं उसकी स्क्रीन कराना, उसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर सेक्सुअली एक्टिव तो STI स्क्रीनिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और एक अल्ट्रासाउंड लोअर एब्डोमेन प्लस पेल्विस, अगर आप किसी प्रकार की मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं, अगर मान लीजिए सपोज इफ कोई बच्ची है जो छोटी उम्र की है, 20 से 30 साल के बीच की लड़की है जिसको महीना बहुत ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है या कोई और समस्या है, तो मुझे लगता है कि एक 4 टेस्ट जो हम कर सकते हैं वो अल्ट्रासाउंड लोअर एब्डोमेन पेल्विस रहेगा मेरे हिसाब से। जैसे कि मैम, PCOD और PCOS आजकल बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गया है, तो इसमें हमारी लाइफस्टाइल का क्या कुछ रोल है? क्या हमारी लाइफस्टाइल का भी असर पड़ रहा है? देखिए, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है, मुझे लगता है कि तन्वी बहुत ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन एब्नॉर्मैलिटी जिसको हम बोलेंगे वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। ग्लोबली अगर मैं देखूं तो लगभग ग्लोबल डेटा की अगर हम विषय में बात करें तो लगभग 116 मिलियन महिलाएं PCOS से ग्रस्त हैं। इंडियन सिनारियो में अगर हम बात करें तो हर 5 में से शायद एक महिला जो है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से ग्रस्त है। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन एक प्रॉब्लम जो है वो होती चली जा रही है, बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। अब आपने पूछा कि भाई पॉलीसिस्टिक जो है वो लाइफस्टाइल कैसे एसोसिएटेड है।
तो लाइफस्टाइल पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब ये है कि उसमें और भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो मेरे हिसाब से पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के अंदर आपकी डाइट, आपका खान पान जो है वो बहुत बहुत एक इंटीग्रल रोल प्ले करता है। साथ में वेट, ओबेसिटी, ठीक है। तो अगर आपका डाइट अच्छी नहीं है तो स्वाभाविक तौर पे वेट गेन की प्रोपेंसिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी। तो ओबेसिटी एक फैक्टर हो गया। साथ में जो आजकल हम सभी लोग बहुत ज़्यादा ले रहे हैं वो तनाव, स्ट्रेस, क्रॉनिक स्ट्रेस। तो स्ट्रेस की वजह से जो है हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, उसकी वजह से पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो मुझे लगता है कि लाइफस्टाइल जो है वो एक बहुत बहुत इंटीग्रल कंपोनेंट है जो कि पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में आता है। जब भी हमारे पास कोई बच्ची ऐसी आती है, क्लिनिकल के विषय में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, लेकिन जब भी कोई बच्ची हमारे पास आती है पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की, तो हम उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है उसके ऊपर बहुत फोकस करने की बात करते हैं कि आप अपना खान पान, तनाव जो है, स्लीप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीप साइकिल, अगर आप तनाव में तो स्वाभाविक तौर पे आपको नींद अच्छी नहीं आती है, और जिसको हम बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं वो स्लीप है। स्लीप इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपकी नींद अच्छी है तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप इन लाइन हो जाती हैं। मैम, पीरियड्स काफ़ी नॉर्मल हैं, लेकिन पीरियड्स की कुछ ऐसी बातें कि जो नॉर्मल हैं लेकिन लड़कियां फिर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती हैं। देखिए, पीरियड्स, पहली बात तो ये है कि जो बच्चियां, मिनार्की एक शब्द हमारे में होता है, मिनार्की का मतलब होता है कि जब आपको पहली बार पीरियड आया। तो क्या है कि हमारी सोसाइटी, जो कल्चरल इम्पैक्ट है वो इस तरीके का है कि पीरियड्स के विषय में, या पीरियड्स क्या, अगर आप देखें नॉर्मली तो शायद जैसे सृष्टि चल रही है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे सेक्स एक शब्द इस्तेमाल हम लोग करते हैं, तो सेक्स के विषय में कोई आदमी बात नहीं करता है। कुछ चीज़ों को हमने अपनी सोसाइटी या सामाजिक तौर पे कुछ ऐसा ले लिया है कि जिसके विषय में हम बात नहीं करते हैं। तो पीरियड्स में जैसे कि एक शर्म, अब तो शायद मैं नहीं कहूँगी, अब तो चीज़ें बहुत इम्प्रूव होती चली जा रही है, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ जो हमारा सोसाइटी का कुछ ऐसा पार्ट है जहाँ पे बच्चियां जो है आज भी इस विषय में बात हिचकती हैं, हिचकिचाहट है, बात नहीं कर पाती हैं। तो एक सोसाइटियल प्रेशर है, आप उसके विषय में बात नहीं कर पाते, एक शर्म को उसके साथ अटैच कर देते हैं, या एक ऐसा हो जाता है कि हम उस टॉपिक पे खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं। तो पीरियड्स में जो एक सामान्य जो प्रक्रिया भी होती है वो भी हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बात करना। और जैसे पीरियड्स, मान लीजिए सपोज इफ मैं माध्यम से ये भी कहूँगी कि पीरियड्स में एक्चुअली देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हम 4-5, जब स्पेसिफिकली कोई बच्ची हमारे पास आती है तो 4-5 चीज़ें मेंस्ट्रुअल, जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें इम्पॉर्टेंट होती है कि आपको महीना कब आया। तो एक जो टर्मिनोलॉजी हमारी होती है कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, ठीक है, LMP आपका कब था। तो 7 दिन पहले या 7 दिन बाद में सामान्य है, ठीक है। अगर मान लीजिए सपोज किसी बच्ची को पीरियड, आज तारीख है फॉर एग्जांपल 29, तो अगले महीने के 29 को हम मान के चल रहे हैं, लेकिन साइकिल्स में क्या होता है, ±7 डेज का ड्यूरेशन होता है। तो अगर आपका पीरियड सामान्यतः 7 दिन पहले या 7 दिन बाद में आ जाए तो आपको ऐसे कोई नॉर्मल है, तो आपको इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी बच्ची हमारे पास ऐसे भी आती हैं कि अरे मेरा महीना नहीं आया, 29 का था या फला तारीख का था और अभी नहीं आया, तो ±7 डेज इज अ नॉर्मल टाइम। और जब जैसे मैंने बोला मिनार्की, यानी कि अभी आपको आना शुरू हुआ है, तो होता क्या है कि साइकिल को रेगुलराइज होने में कुछ समय लगता है। हमारे पास बहुत सारी माएँ आती हैं जो कहती हैं कि इसको महीना आया था और उसके बाद पिछले 2-3 महीनों से नहीं आ रहा है, तो रेगुलराइज होने में थोड़ा सा समय लगता है। तो ऐसी स्थिति में बच्चे को आप भावनात्मक सपोर्ट दीजिए, खान पान उसका अच्छा रखिए, और कोई भी यदि आपको समस्या होती है तो स्वाभाविक तौर पे आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि एक तो मैंने आपको बताया कि आपको महीना कब आया, दूसरी चीज़ क्या है कि महीना जब आपको आ रहा है तो कितने दिन तक चल रहा है। एक सामान्य एक पैटर्न हर महिला का रहता है, 3 से 4 दिन हम सामान्य मान के चलते हैं, तो यूजली 3 to 4 डेज सामान्य है। यदि आप अपने पैटर्न में कुछ ऑल्टरेशन महसूस कर रहे हैं कि महीना पहले आपको 3 से 4 दिन आता था और अब महीना जो है 7 से 8 दिन हो गया या 8 से 10 दिन हो गया, तो ये स्वाभाविक तौर पे नॉर्मल नहीं है। या महीना बहुत ज़्यादा कम हो रहा है या बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी कि इंटरवल। और सेकेंड चीज़ हो गई हमारी ड्यूरेशन,
तीसरी चीज़ जो होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट हम लोग देखते हैं कि आप कितना पैड इस्तेमाल कर रहे जी, हैं, ज्यादा है या कम हो ज़्यादा रहा है या जी, कम है। तो हम फ्लो के ऊपर विषय पे हम बात बात करते हैं कि कितना कपड़ा आप इस्तेमाल कर लेती हैं, कितना पैड आप इस्तेमाल करती हैं। तो दिन में यदि आप सामान्यतः 2 या 3 पैड इस्तेमाल कर रही हैं तो फिर वो भी नॉर्मल नॉर्मल है। लेकिन अत्यधिक फ्लो होना जिसके अंदर कि आप 5-5, 6-6 सैनिटरी पैड्स अगर आप इस्तेमाल कर रही हैं तो स्वाभाविक तौर पे ये सामान्य नहीं नहीं है। फिर एक चीज़ आती है दर्द, यानी कि जी, पेन, जिसको हम क्रैम्प्स टिपिकली भी बोलते कहते हैं, हैं क्रैम्प्स जी, बोलते हैं, हम मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स बोलते हैं। तो उसको हम अपनी भाषा में डिस्मेनोरिया बोलते हैं। तो देखिए सामान्य जब आपका पीरियड चल रहा है उसमें सामान्य दर्द होना, थोड़ा बहुत दर्द होना, ये एक नॉर्मल स्वाभाविक एक प्रोसेस है। लेकिन इतना ज़्यादा दर्द होना जिससे कि आप अपना सामान्य कार्य ना कर पाएँ। मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आप वर्किंग है, मैं वर्किंग हूँ। यदि मैं इसको बहुत सामान्य भाषा में कहूँ कि जो महिलाएं कामकाजी महिलाएं हैं, यदि मान लीजिए वो बाहर नहीं जा पा रही है, अपने काम पे नहीं जा पा रही हैं, उठ ही नहीं पा उठ रही ही हैं। नहीं पा रही है, या जो होम मेकर्स हैं, जो घर में रहती हैं, वो अपना डेली रूटीन वर्क जो है वो कंडक्ट नहीं कर पा रही है, खाना नहीं बना पा रही हैं, या जो अपना डेली कोर्स होते हैं उनको नहीं कर पा रही हैं, तो ये सामान्य नहीं है। तो ऐसी स्थिति में तुरंत गायनेकोलॉजी में आप ज़रूर दिखाएं, डॉक्टर्स को दिखाएं। और यदि गांठें जा रही हैं तो ये भी एक सामान्य चीज़ नहीं है। तो 4-5 चीज़ें जो हैं, मुझे लगता है कि अगर ऐसा कुछ ऑल्ट्रेशन होता है तो फिर ऐसी स्थिति में आप तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्श लीजिए। और जो आगे पीछे हो जाए तो उससे नहीं घबराना नहीं, हाँ, 7 दिन अगर आगे पीछे हो रहा है तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। वाइट डिस्चार्ज की अगर हम बात करें तो ये कब नॉर्मल है और कब हमें डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा? देखिए मुझे लगता है कि वाइट डिस्चार्ज, जिसको हम सामान्य तौर पे, जैसे हमारे पास बच्चियाँ आती हैं कहती हैं कि सफ़ेदी जाना, सफ़ेदी जाना, कमर कटना भी कमर कहते कटना, सफ़ेदी जाना, है ना, इस तरीके की शब्दावली हम लोग यूजली यूज सुनते करते हैं। अब देखिए वेजाइनल डिस्चार्ज जो है, उम, अगर हम अपनी नॉर्मल साइकिल में भी यदि इसको देखें तो कोई भी चीज़ देखिए एबनॉर्मल तब होती है जब उससे हमें कोई समस्या हो। हैं। जी, जो प्रकृति ने, जो ईश्वर ने जो एक महिला की रचना करी है, और जो सिक्रीशंस हैं वो अंडर द इम्पैक्ट ऑफ हार्मोन्स प्ले करते हैं। तो साइकिल में कुछ पीरियड ऐसा रहता है जिसमें कि सिक्रीशंस ज़्यादा होते हैं, वाटरी होते हैं, और कुछ समय ऐसा रहता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टेन हार्मोन्स कि वो सिक्रीशंस आपके थोड़े गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि ये एक सामान्य प्रक्रिया है, एक नॉर्मल चीज़ है। अब आपने पूछा कि वेजाइनल डिस्चार्ज जो है वो कब प्रॉब्लमैटिक इशू बनता है। अगर कोई भी डिस्चार्ज जिसकी वजह से महिला को खुजली, यानी कि अगर इचिंग हो रही है, नंबर 1 बात। दूसरी बात, यदि डिस्चार्ज का कलर चेंज हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए सपोज इफ येलोइश डिस्चार्ज जा रहा है, या कोई कर्डी वाइट डिस्चार्ज है, यानी कि कंसिस्टेंसी में कोई ऑल्टरेशन हो रहा है, या ग्रीनिश फ्रदी वैसा डिस्चार्ज जा रहा है, ठीक है, और अगर उसमें कोई स्मेल आती है, इफ इट इज़ अ फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, तो दैट बिकम्स अ सिग्निफिकेंट इशू। तो डिस्चार्ज तब एबनॉर्मल हो जाता है इफ इट इज़ अकम्पनीड बाय इचिंग, या उसके कलर में कोई चेंज आ रहा हो, कंसिस्टेंसी में आ रहा हो, या फिर कोई फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज हो। तो ऐसी स्थिति यदि कोई आपके साथ उत्पन्न होती है तो फिर हाँ, आपको एक कॉज ऑफ कंसर्न है। ऐसी स्थिति के अंदर, क्योंकि मैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ, तो हमारे यहाँ ऐसी चीज़ों को डील करने के लिए स्पेसिफिकली संपूर्णा क्लिनिक इस्टेब्लिश है। हर जिला महिला अस्पताल के अंदर संपूर्णा क्लिनिक इस्टेब्लिश होते हैं, वहाँ पर हम लोग इस तरीके की चीज़ों को देखते हैं, और अगर कोई डिस्चार्ज जो एबनॉर्मल डिस्चार्ज है उसका उसी हिसाब से इलाज किया जाता है। पैप स्मीयर्स की सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है, और फॉर्चुनेटली मैं आपको बताऊंगी कि पहले यहाँ नहीं होता था, लेकिन अभी हम लोगों ने पैप स्मीयर की चीज़ें डायग्नोज करना स्टार्ट किया है। पैप स्मीयर्स हमारे यहाँ होते हैं, और फॉर्चुनेटली पैप स्मीयर में हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें आई जिसके अंदर की इनिशियल जो है प्री कैंसरस कंडीशंस हम लोगों ने डायग्नोज करी, और हमने समय रहते उनको डायग्नोज करके आगे फर्दर हायर सेंटर पे भेजा, और उसको उसी हिसाब से मैनेजमेंट मिला। एचपीवी वैक्सीन की मैं बात करना चाहूँगी। मैम, एचपीवी वैक्सीन को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, तो मैं जानना चाहूँगी कि ये क्या है और इसको कब लगवाना चाहिए?
देखिए ऐसा है तन्वी, एज फार एज सर्वाइकल वैक्सीन इज कंसर्न, तो सर्वाइकल वैक्सीन तो एक काफ़ी लंबा टॉपिक हो जाएगा, मुझे लगता है उसके लिए तो हम अलग से एक बार कभी पॉडकास्ट करेंगे। लेकिन एज फार एज सर्वाइकल वैक्सीन इज कंसर्न, मैं एक शॉर्ट में सिर्फ इतना बताऊंगी कि मिथ मिसकंसेप्शन सर्वाइकल कैंसर के बारे में या वैक्सीन के बारे में स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें कोई घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ खुद सर्वाइकल कैंसर की जो वैक्सीन है उसका टीकाकरण हमारे यहाँ जिला महिला अस्पताल के अंदर होता है, और सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन जो है वो एब्सोल्युटली सेफ है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। और सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन जो भी फिलहाल जो रिजीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी है वो सिंगल डोज रिजीम है, 0.5 ml नॉन डोमिनेंट हैंड के अंदर लगाई जाती है। जो बच्चियाँ 14 साल तक की उम्र की बच्ची है, यानी कि 14th आपका बर्थडे आप सेलिब्रेट अगर आपने किया है, यानी कि 14 साल तक का बच्चा लड़की जो है वो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगवा सकती है, फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है, और हमारे यहाँ जिला महिला अस्पताल के अंदर उपलब्ध है। बिल्कुल मैम, अगला सवाल ये है कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, मतलब कि कुछ टिप्स के नॉर्मल डिलीवरी हो। देखिए तन्वी, नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं होगी इसके लिए तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी गायनकोलॉजिस्ट जो है 100% आपको गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, मान लीजिए सपोज कोई ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाती है, जैसे अगर अवरला नीचे की तरफ है, या बच्चे की धड़कन खराब हो रही है, बच्चे की तरफ चारों तरफ पानी की कमी है, या कोई और ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से नॉर्मल नहीं हो सकता, तो मेरा फिर पुनः आग्रह कि इसमें बिल्कुल भी नॉर्मल का प्रयास ना करें। अब नॉर्मल के लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई टिप्स? तो टिप्स के लिए तो मुझे लगता है कि पहली बात तो एक पॉजिटिव माइंडसेट, आप सकारात्मक सोच रखें, सोचें कि सब कुछ अच्छा है। प्रेगनेंसी को बिल्कुल भी बीमारी के तौर पे ना लें, इट इज़ नॉट अ डिसीज, इट इज़ अ नॉर्मल फिजियोलॉजी। पहली बात ये, सकारात्मक सोच के साथ पेरेंटहुड की तरफ बढ़े तो 50% तो प्रॉब्लम वैसे ही सॉर्ट आउट हो जाती है। दूसरी चीज़ आती है कि पार्टनर सपोर्ट मुझे लगता है कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रेगनेंसी के अंदर खाली फिजिकल ध्यान रखने से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप भावनात्मक कितना सपोर्ट दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें हस्बैंड्स का रोल बहुत बहुत इंटीग्रल हो जाता है। तो एक पॉजिटिव इमोशनल मेंटल सपोर्ट महिला के साथ होना उसकी स्ट्रेंथ को एनहांस करता है। फिर एक होता है कि भाई आप अपनी बॉडी को ऐसा ट्रेन कीजिए। ट्रेन करने का मतलब ये है कि आप एक तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे आजकल हम बहुत ज़्यादा, जैसे बच्चियाँ जो है शायद गूगल से बहुत ज़्यादा ज्ञान हो जाता है, तो अत्यधिक मतलब बेड रेस्ट करना है, लेटे रहना, मुझे लगता है देखिए अगर इफ इट इज एन कॉम्प्लिकेशन तो स्वाभाविक तौर पे आपको आपकी कंसर्न जो भी डॉक्टर है वो बताएंगे, आराम के लिए हाँ बिल्कुल कहेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रेगनेंसी को स्वाभाविक आप लीजिएगा, तो उसमें एक तो नॉर्मल एम्बुलेशन, जितना ज़्यादा आप नॉर्मल एम्बुलेशन में रहेंगी, स्वाभाविक आप जैसा कार्य करती हैं वैसा करती रहेंगी, तो मुझे लगता है ये आपके लिए अच्छा है। दूसरा, रेगुलर आप ये एक हेल्दी डाइट को आप फॉलो कीजिए, खाना अच्छा खाइए जिसके अंदर की आप जो वसा है यानी कि फैट का इंटेक है वो नहीं ज़्यादा होना चाहिए डाइट में। एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए जिसमें कि आपका कॉम्प्लेक्स कार्ब प्लस साथ में प्रोटीन इंटेक और फैट्स, जो एक अच्छी डाइट होती है उसको आप बैलेंस डाइट को फॉलो कीजिए। रेगुलर 30 मिनट्स का आप वॉक अगर आप कर सकती हैं अगर, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज बिल्कुल, एक्सरसाइज डेफिनेटली कुछ सर्टेन एक्सरसाइजेस होती हैं जो जैसे योगा है, जो रिलैक्सिंग टेक्निक्स हैं, पेल्विक एक्सरसाइजेस होती हैं जो ट्रेंड योगा एक्सपर्ट्स होते हैं वो आपको बिल्कुल बताएंगे। तो एक तो नॉर्मल आप एम्बुलेशन में रहना, अच्छा खान पान करना, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस की तरफ जाना, मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर एंटीनेटल विजिट्स पे जाना, अपने डॉक्टर के साथ आप परामर्श करते रहिए। जैसे हम अपनी ट्रेनिंग्स में भी कहते हैं, नॉर्मल मिनिमम न्यूनतम 4 एंटीनेटल विजिट जो है किसी भी गर्भवती महिला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो स्वाभाविक तौर पे उसी हिसाब से जब जब आपको आपकी कंसर्न गायनेकोलॉजिस्ट बुलाए तब आप जाएं। और आप उनसे अपना एक मोड ऑफ डिलीवरी जो है उसके विषय पे भी बात कर सकते हैं कि भाई मैं सामान्य की तरफ कोशिश करना चाह रही हूँ, है ना। तो उसी हिसाब से आप उस चीज़ को लें। और जैसे हम लोग बताते हैं कि उल्टे हाथ की करवट लेकर लेटना, इससे बच्चे की तरफ एक्चुअली होता क्या है कि सर्कुलेशन एनहांस होता है। तो लेफ्ट साइड की जो करवट है आप उसको लेटिए, बच्चे की मूवमेंट का ध्यान रखिए। कुछ कुछ चीज़ें जैसे हम लोग अपनी नॉर्मल प्रैक्टिस में भी देखते हैं
कि बच्चियां जो हैं, स्पेसिफिकली जो मदर इन लॉज हैं, वो कहती हैं कि घी खा लो, जी। है ना, और पोछा लगाओ, हाँ। है ना, या सीढ़ियाँ चढ़ो, हाँ। तो उससे बच्चा जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। और हमने तो अपने सारे बच्चे नॉर्मल ही नॉर्मल हुए ही थे है, और जी, घर में बिल्कुल ही ये हुए थे, ज़रूरी है है ना। ये कहना। तो ऐसा नहीं है, जी। ये चीज़ नहीं है। अगर आपका पहला बच्चा किसी कारणवश सी सेक्शन से हुआ है, हाँ। तो नॉर्मल के चक्कर में हाँ। अनलेस एंड अनटिल, मैंने पहले भी बोला, जी। ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। और ये जो इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, जो हम एक नॉर्मल उसमें चलते हैं कि भाई आप पोछा लगाइए और सीढ़ियाँ चढ़िए, ये सारी चीज़ें ठीक है, नॉर्मल फिजियोलॉजी है। आप एक नॉर्मल सामान्यता इसको लीजिए, वैसे कीजिए। लेकिन हाँ, अगर कोई हाई रिस्क उसमें एसोसिएटेड है तो संस्थागत प्रसव की तरफ ही आए, क्योंकि आप तो हैं ही हैं, जी। बच्चा भी इसमें जुड़ा हुआ है। अच्छा, मैं बहुत बार देखती हूँ कि कुछ महिलाएं कोशिश करती हैं कि सी सेक्शन हो जाए। उनका कहना ये होता है कि नॉर्मल डिलीवरी में ज़्यादा पेन होता है, और कुछ मैंने ये भी सुना है कि सी सेक्शन में फिर टाँके बाद में परेशान करते हैं। देखिए, ऐसा है, मैं तो बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट मैं आपको यही कहूँगी कि जो एक अ, प्राकृतिक, जो एक ईश्वर ने संरचना करी है, स्वाभाविक तौर पे यदि सब कुछ ठीक है, यानी कि मैटरनल प्लस साथ में फीटल फैक्टर्स अगर नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी की तरफ जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो एक जो सामान्य जो एक प्रोसेस है, मुझे लगता है कि वो बेहतर है बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट। मुझे, मेरा अपना एक जो ओपिनियन है। लेकिन हाँ, अगर कोई हाई रिस्क है जिसमें कि माँ की जान को खतरा है और साथ में बच्चा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, तो फिर उसमें नॉर्मल के चक्कर में ना पड़े और तुरंत डॉक्टर की सलाह मानते हुए आप सिज़ेरियन कराएं। हर पेशेंट, हर जो है वो आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। हर नॉर्मल डिलीवरी सही निकलेगी, सब कुछ ठीक ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। तो दर्द और ये सारी चीज़ें, देखिए, अल्टीमेटली हमारा जो एक ध्येय है बीइंग अ क्लिनिशियन, हमारा भी ध्येय ये रहता है कि हम एक स्वस्थ जच्चा और एक बच्चा जो है दें। मैं आपको अगर अपना व्यक्तिगत तौर पे बताऊं तो कहते हैं लोग कि ज़्यादा अटैच नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ, आपके पास जब कोई एक मरीज़ आता है तो स्वाभाविक तौर पे आप उसके साथ एक लगाव महसूस करते हैं। बीइंग अ क्लिनिशियन आपको ऐसा लगता है कि हम मुझसे जुड़ी हुई ये चीज़ें हैं, तो स्वाभाविक तौर पे क्लिनिशियंस की बात जो है उसको ज़रूर मानें और स्वस्थ जच्चा और बच्चा हमारा ध्येय रहता है। जैसे कि मैम अभी आपने कहा कि आप भावनात्मक रूप से जुड़ जाती हैं, तो मैं इस बात से एग्री करती हूँ, क्योंकि दोस्तों मैम के स्टेटस और सोशल मीडिया जो पोस्ट मैम डालती हैं उसमें न्यूबॉर्न बेबी की पिक्स भी मैम डालती हैं। उसमें नज़र आता है कि आप कितने खुश हैं एक नई ज़िंदगी को उसके माता पिता के हाथों में सौंपने के लिए। अगला सवाल मैम आपसे ये है कि जो नई मम्मियाँ हैं, न्यू मदर्स हैं, तो उनको ब्रेस्ट फीडिंग में क्या कुछ दिक्कत आती है, कब उन्हें मुश्किल लगता है, क्या कुछ परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है? देखिए, अगर आप एनएफएचएस का डाटा देखेंगे तो उसमें क्या है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो घटती जा रही है। कारण क्या है कि देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग से संबंधित बहुत सारे मिथ एंड मिसकंसेप्शन हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो पहली बात तो देखो, जो पहली बार माँ बनी है उसकी जो सबसे ज़्यादा समस्या महिला फेस करती है कि दूध कैसे पिलाना है, ठीक है, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं लैचिंग, है ना। बच्चा दूध नहीं पकड़ता है ना। पोजीशनिंग की बहुत इंपॉर्टेंस होती है कि आपको बच्चे को कैसे मतलब कैसे महिला को बैठना है, कैसे दूध पिलाना है। तो पोजीशंस, अगर हम, हमारे यहाँ तो खैर ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर हम लोग काफ़ी काम करते हैं, तो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए हमारी जो स्टाफ नर्सेज हैं वो मतलब स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। पहली प्रेगनेंसी जब आपने कंसीव किया, बच्चा हुआ, तो उस टाइम पे निप्पल कैसा है। कभी कभी क्या होता है, इन्वर्टेड निप्पल्स होता है, तो इन्वर्टेड निप्पल्स में स्वाभाविक तौर पे जब निप्पल प्रॉपर नहीं बना हुआ होता है तो बच्चा दूध कैसे पिए या माँ कैसे पिलाए। तो ऐसी स्थिति में हम इस चीज़ को, अगर हमारे पास बुक्ड पेशेंट है तो हम एंटीनेटल पीरियड के अंदर ही हम इस चीज़ को देखते हैं और बच्ची को उसी हिसाब से हम महिला को गाइड करते हैं कि कैसे करना है उसको। मान लीजिए कोई अनबुक्ड पेशेंट है, वो हमारे पास आ गया और उसके इन्वर्टेड निप्पल है, तो हम सिरिंजिंग करते हैं और उसके आधार पे फिर हम बच्चे को बताते हैं कि किस तरीके से लैचिंग, मतलब किस तरीके से आपको बच्चे को दूध लगाना है या पोजीशन बनानी है। फिर आपने भी सुना होगा कि कभी कभी क्या होता है कि जो दूध होता है, जो इनिशियल जिसको हम बोलते हैं, जो दूध आता है उसको हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं अपनी भाषा में, और वो
येलो कलर का दूध रहता है जो कि बहुत कम आता है, 1 से 2 चम्मच। तो यूजुअली क्या लगता है कि उनको ये लगता है कि ये दूध नहीं है, ये तो कुछ गंदा है गंदा से कुछ, कुछ जी और है। जी तो बिल्कुल। मैं बिल्कुल इस माध्यम से दोबारा पुनः ही आग्रह करूंगी कि ये बच्चे के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी महत्वपूर्ण है, है। ज़रूरी है। तो ये इनिशियल जो ब्रेस्ट मिल्क जिसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, इसको बिल्कुल नहीं नेग्लेक्ट करना है। ये बच्चे की सेहत के लिए, उसके विकास के लिए सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये जो इनिशियल जो फीड है कोलेस्ट्रॉल, इसको पिलाना है, इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। दूसरी बात ये आती है कि दूध कम आ रहा है, ठीक है, और यूजुअली मान लीजिए बच्चा, अगर आप प्रॉपर पोजिशनिंग नहीं बना पा रही हैं, या देखिए एक रिफ्लेक्स होता है जिसको हम बोलते हैं, जितना ज़्यादा आप बच्चे को दूध लगाएंगे स्वाभाविक तौर पे उतना बॉडी जो है बनाना शुरू करती है। तो ये सकिंग रिफ्लेक्स होता है। तो जितनी भी पहली बार माँ बनती हैं बच्चे, उनको हम ये हमेशा बोलते हैं कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप दूध बच्चे को लगाइए, उसी आधार पे दूध बनना शुरू होगा। तो इट्स अ विशियस साइकिल समटाइम्स। जब आप दूध नहीं लगाते हैं तो होता क्या है कि बनता बनना नहीं बंद हो है, जाता है। ठीक है, फिर आप फॉर्मूला फीड पे आ जाते हैं, तो इट बिकम्स अ विशियस साइकिल। तो आप जितना ज़्यादा हो सके आप दूध लगाएं। ये थोड़ा सा टायरिंग हो सकता है, लेकिन हाँ, अगर आप माँ हैं तो बच्चे के लिए तो ये बहुत ज़्यादा स्वाभाविक बहुत बहुत ज़रूरी है। और इसमें खाली जो महिला है उसका रोल नहीं है, उसमें घर परिवार का, फैमिली का सपोर्ट का, और स्पेसिफिकली पार्टनर के सपोर्ट का बहुत बहुत रोल है। तो मुझे लगता है कि ब्रेस्ट फीडिंग पे बहुत ध्यान देना चाहिए। मैम, ये जो अगला सवाल है इसको आप मेरे मन की बात समझ लीजिए कि आप भी वर्किंग हैं, मैं भी वर्किंग हूँ और आप एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं। तो पुराने ज़माने में कि जहाँ लड़कियाँ अनुपात में कम, लड़के ज़्यादा, तो आज के ज़माने में क्या कुछ अंतर है? और जैसे कि फेमिनिज्म, वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, सेक्स, जेंडर इक्वालिटी, इन सब की बात होती है। तो आपकी क्या राय है? मतलब मैं ये जानना चाहूँगी कि सेक्स और जेंडर इक्वालिटी सेम सेम है या फिर कुछ डिफरेंस है इनमें? क्या कुछ आपका नजरिया है इस विषय पर? देखो तन्वी, ये तो तुमने बड़ा जटिल सा प्रश्न पूछ लिया भाई। अब देखो, मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ अपना जी, ओपिनियन बिल्कुल। शेयर करना चाहूँगी। अब तुमने शब्द बोले 3-4, जिसमें से मुझे जो मोटा मोटा समझ में आया वो आया फेमिनिज्म, जी सेक्स, जी जेंडर जी और इक्वालिटी, एम्पावरमेंट, ठीक है। अब पहली बात तो फेमिनिज्म मुझे ऐसा लगता है कि मेरी निगाह में फेमिनिज्म का मतलब, ये पहली बात तो ये कि महिला, ये सिर्फ महिला से संबंधित नहीं, शब्द नहीं है। एक पुरुष भी फेमिनिस्ट हो सकता है, ठीक है। फेमिनिज्म इज नॉट मीन कनेक्टेड ओनली टू फीमेल्स। मेरे निगाह में फेमिनिज्म का मतलब ये है कि हर वो व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, वो दूसरे के अधिकार क्षेत्र की रक्षा करता हो, बनस्पत इस बात को ध्यान रखते हुए कि वो सिर्फ महिला है। तो फेमिनिस्ट होना मेरी निगाह में ये है कि व्हेन यू आर फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द अदर इंडिविजुअल, यू नो, रिगार्डलेस ऑफ द सेक्स ऑफ दैट पर्सन, यू आर अ फेमिनिस्ट, ठीक। दूसरी बात आती है, जैसे तुमने बोला सेक्स और जेंडर। सेक्स का मतलब हिंदी में अगर हम कहें तो लिंग, ठीक है। सेक्स, अगर बीइंग अ क्लिनिशियन मैं बात करूं तो एक होता है जीनोटिपिक और फिनोटिपिक सेक्स। जीनोटिपिक का मतलब क्या हुआ कि अगर ईश्वर ने मुझे यूट्रस दिया, ओवरी दे दी, गोनाड्स यानी कि मेरे, इफ आई एम हैविंग अ यूट्रस अलोंग विद 2 in excess, आई एम अ फीमेल बायोलॉजिकली। फिनोटिपिक का मतलब क्या हुआ, मेरी बाहरी अपीयरेंस, इफ आई हैव अ स्मूथ स्किन, आई हैव लॉन्ग हेयर्स, आई हैव ब्रेस्ट, यू नो, सो इट मीन्स आई एम फिनोटिपिकली अ फीमेल। ऐसे ही लड़कों में यदि उसके पास टेस्टीज है तो जीनोटिपिकली गोनाड उसका टेस्टीज है, तो ही इज बायोलॉजिकली अ मेल। एंड इफ ही इज हैविंग अ मुस्टैच, अ बियर्ड, यू नो, गुड हाइट एंड ऑल दैट, ही इज, यू नो, फिनोटिपिकली अ मेल। तो ये तो ईश्वर ने आपको क्या लिंग दिया उसके आधार पे आपने सेक्स कह दिया। जेंडर का मतलब क्या होता है, कल्चरल कंस्ट्रक्ट के आधार पर, यानी कि सामाजिक तौर पर एक पुरुष और एक महिला को आप किस रोल में सोसाइटी रख रही है, वो जेंडर बनाती है। जैसे कि जो हमारा कल्चरल कंस्ट्रक्ट है वो ये है कि महिला बच्चे पैदा कर रही है क्योंकि उसके पास ईश्वर ने बच्चे दानी दे दी। अब
वो घर का काम करेगी, झाड़ू पोछा बर्तन, ठीक है, वो महिला का काम हो गया। और पुरुष जो है वो बाहर जाएगा, कमाएगा, दो पैसे लेकर आएगा, ठीक है, उसका घर के हाउस होल्ड को कोर्स से या कोई काम से उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो एक सामाजिक संरचना ऐसी बना दी कि ये इसका काम है, जबकि कहीं पे भी कोई ऐसा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि झाड़ू पोछा बर्तन सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का काम है या आदमी नहीं कर सकता, वाइस वर्सा। सो जेंडर, अगर आप समानता के विषय में बात करते हैं, इक्वालिटी के बारे में बात करते हो, तो मुझे लगता है कि दिस इज ओनली सेरेब्रल इक्वालिटी विच अ फीमेल वांट्स। मेरे लिंग को ना देखते हुए मुझे समानता का अधिकार देना। समानता मतलब कि कार्य क्षेत्र में मुझे बराबरी का अधिकार होना, किसी भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना। आपने देखा भी होगा कि चाहे भले ही आप बहुत कमा रहे हो, आप कुछ भी बन जाए, लेकिन कुछ सामाजिक कंस्ट्रक्ट इस तरीके का है कि महिलाओं को फाइनेंशियल चीज़ों में यूजली नहीं इन्वॉल्व करना होता है। ये देखा जाता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई कुछ और काम करना है, तो उसमें पुरुष की प्रधानता रहती है, उसमें कोई राय नहीं ली जाती है, इन्वेस्टमेंट नहीं कराया जाता, इन्वेस्टमेंट नहीं कराया जाता। तो फाइनेंशियल चीज़ों के अंदर यूजली ऐसा देखा गया है कि महिलाएं उतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अब तो साइंस भी ये प्रूव करती है कि जो एक जेनेटिक्स जो है, महिलाएं जो है वो इमोशनल तौर पे, मैं फिजिकल कंपैरिजन के विषय में बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि भावनात्मक तौर पे, मानसिक तौर पे महिलाएं काफ़ी ज़्यादा मजबूत और सशक्त होती हैं बनस्पतिक आदमी के। तो मुझे मेरे तो कंसेप्ट में कभी आज तक मतलब समानता तो मैं मांगती हूँ, लेकिन ये श्रेष्ठतम होने का वो नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि एक दूसरे से कम्पीट ना करते हुए अगर हम पूरक बने, एक दूसरे के सामंजस्य बिठा के यदि हम काम करें, तो मुझे लगता है कि वो वास्तविकता में वो इक्वालिटी हम आ सकते हैं। और बराबर मुझे लगता नहीं है कि आपको बराबरी की आवश्यकता है, क्योंकि मुझे तो, मेरा मानना ऐसा है कि जिस पुरुष की उत्पत्ति एक महिला से हुई है, तो स्वाभाविक तौर पे महिला श्रेष्ठतम मानी गई है। हमारे पुराने हर चीज़ में, चाहे वो आप ग्रंथ ले लीजिए, चाहे कहीं पे भी है, तो नारी का जहाँ सम्मान है स्वाभाविक तौर पे वहीं पे अच्छाई है। और सशक्तिकरण, मेरी निगाह में अगर आप सशक्तिकरण पूछो, तो मुझे लगता है कि सशक्तिकरण सार्थक तभी हो पाता है जब वो सकारात्मक दिशा में हो। महिलाएं सशक्त हो रही हैं और ये बहुत एक अच्छी बात है, सशक्त होना भी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि महिलाओं को सार्थक तौर पे सशक्त होना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें एजुकेशन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अगर आप सशक्त बनना चाहती हैं वास्तविकता में, तो मुझे लगता है कि आप अपने करियर पे सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दें, उस पर फोकस करें। अगर आप अपना करियर बना लेंगी तो सारी चीज़ें स्वाभाविक तौर पे आपके साथ जुड़ती चली जाएंगी सकारात्मक तौर पे। तो सशक्तिकरण तभी संभव है। अगला सवाल भी मैम आउट ऑफ द बॉक्स है, लेकिन मुझे लगता है कि आपका नज़रिया इस पर जानना चाहिए कि जैसे अभी हाल फिलहाल बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं, हमारे मेरठ की नीले ड्रम वाली, या फिर अभी हाल फिलहाल जो चल रही है कि खाई से जो है अपने होने वाले पति को एक स्त्री ने फेंक दिया। बहुत सारी ऐसे सोशल मीडिया पर आप देखती रहती हैं, चल रही हैं आजकल बातें। तो इन सब के पीछे क्या कुछ मेंटालिटी है, या फिर कुछ स्त्रियों की वजह से सब स्त्री समाज को दोष देना कितना सही है, कितना गलत, क्या कुछ मेंटालिटी है इस सब के पीछे? मैं ये जानना चाहूँगी कि लड़के डरने लगे हैं कि भाई अरेंज मैरिज करेंगे तो ये हो जाएगा, लव मैरिज करेंगे तो इस तरह मार दिए जाएंगे। तो क्या कुछ आप इस पर अपना नज़रिया पेश करना चाहेंगे? तन्वी, बड़ा कंट्रोवर्शियल सा ये भी प्रश्न है। मेरी राय तो इसमें देखो सिर्फ इतना है कि हर व्यक्ति को सही और गलत का अंदाजा रहता है। बिल्कुल। तो एक कल्चरल कंस्ट्रक्ट तो हमारा ऐसा है ही है, साथ में आपकी पेरेंटिंग, आप कैसे एटमॉस्फेयर में पले बढ़े हैं, ठीक है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल आपके जीवन में प्ले करता है। माइंडसेट आपका वैसा ही बनता है जैसे आपका अगल बगल का माहौल होता है। तो आपने देखा भी होगा कि जो विकृत मानसिकता का, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, अगर आप उनका इतिहास देखोगे तो कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके की चीज़ें सामने आएंगी जो सामान्य से भिन्न थी। तो आपका मेंटल डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, आपकी
सराउंडिंग कैसी है, आपके घर का माहौल कैसा है, आपके माँ बाप के संबंध आपस में दूसरा कैसे हैं, आपकी संगति कैसी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब चाहे कोई भी हो, चाहे महिला हो या पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति, इतना अधिकार किसी का भी नहीं है, मेरा व्यक्तिगत तौर पे ऐसा मानना है, कि वो किसी का जीवन खत्म करे। अब आजकल तो मैं भी जब कभी कभी कहीं जाती हूँ, या बहुत बच्चे मुझसे स्पेसिफिकली पूछते हैं कि मैडम महिलाओं के विषय में तो बहुत सशक्तता की बात हो गई, अब तो पुरुष डरने लगे हैं। जी जी, वही मेरा सवाल था। ये है भी, मेरे पास भी 11 साल का, आई एम हैविंग लाइक बेटा जो कि 11 साल का बच्चा, तो मैं भी ये चाहूँगी कि देखिए, मैंने पहले भी बोला, सशक्तता, एम्पावरमेंट ये तभी संभव है जब वो सकारात्मक दिशा में, पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ों में आप लिप्त ना हो, है ना, सही गलत का अपने घर परिवार से संबंध आपके मदद होने चाहिए। सेक्स एजुकेशन के विषय पे बात मुझे लगता है कि अच्छे तरीके से होनी चाहिए। कोई भी चीज़ यदि मर्यादित ढंग से अगर आप अपने बच्चे को समझाते हैं एक एप्रोप्रिएट एज पे, तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, वो उसके जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चा, आपके संबंध अपने बच्चे के साथ ऐसे होने चाहिए कि वो आपके साथ खुल के बात कर सकें। ये जो भी कोई अपराध जो इस तरीके के होते हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन, अपनी चीज़ों को ठीक तरीके से ना बता पाना। और सोशल मीडिया भी, देखिए मेरे निगाह में सोशल मीडिया भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। एक होता है ना कि नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट करती हैं, पॉजिटिविटी को फैलने में समय लगता है। तो नकारात्मक जो चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को भी कुछ इस तरीके के स्ट्रिंजेंट स्टेप्स लेने चाहिए। मैं क्योंकि क्लिनिशियन हूँ, मैं बहुत सारे केसेस देखती हूँ, जैसे सेक्सुअल असॉल्ट के हमारे पास आते हैं, बच्चियों के साथ इस तरीके की चीज़ें होती हैं। अब तो जो मेल जेंडर है, यानी कि जो लड़के हैं, वो भी सेफर नहीं रह रहे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को कुछ चीज़ें वास्तविकता में बहुत स्ट्रिंजेंट एक्शंस लेने चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो पोर्नोग्राफी की साइट्स हैं, इन पे कंप्लीट एक बैन होना चाहिए, या कुछ इस तरीके से रूल रेगुलेशन होनी चाहिए कि हर कोई बच्चा उसको एक्सेस ना कर पाए, ठीक है। सेकेंडली, मेरा अपना मत ये है कि कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बननी चाहिए जिसपे ये इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, इन हैंडल्स पे हर कोई आदमी अपना अकाउंट ना बना पाए। कुछ इस तरीके की पॉलिसीज़ होनी चाहिए, साइबर रूल्स या जो है वो स्ट्रिंजेंट होने चाहिए, ताकि बच्चा, उसका इतना अभी विकास नहीं हुआ, वो मैच्योर इतना नहीं हुआ है कि सही और गलत का डिफरेंस देख पाए, समझ पाए। तो इस तरीके का कुछ गवर्नमेंट की तरफ से स्टेप होना चाहिए। शिक्षा को मैंडेटरी कर देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो सुविधाएं गवर्नमेंट दे रही है, कि आपको एजुकेशन जैसे प्रोवाइड कराती है, या राशन प्रोवाइड करा रही है, या कोई और चीज़ें दे रही है, तो मुझे लगता है कि शिक्षा मैंडेटरी हो जानी चाहिए। 10वीं तक की शिक्षा तो बिल्कुल मैंडेटरी होनी चाहिए, सबको होना चाहिए कि भाई इतना तो आपको मिनिमम करना ही करना है, तभी आप पात्र बन पाएंगे राशन लेने के या किसी और चीज़ के। मतलब ये मेरा एक व्यक्तिगत मत है, ताकि जो इस प्रकार के जो केसेस हैं, मुझे लगता है उसमें हम लोग जो देखते हैं, जैसे सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस देखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा का अभाव है, बिल्कुल शिक्षा का अभाव है। सोशल मीडिया कहीं ना कहीं सकारात्मक तो है ही है, लेकिन मुझे लगता है कि नकारात्मक एक रोल प्ले कर रहा है। साइट्स, मुझे लगता है कि ये एक गलत मैसेज जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर मुझे लगता है कि काफ़ी काम करने की वास्तविकता में ज़रूरत है। ओके दोस्तों, तो अब रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं। मैम, रैपिड फायर में सबसे पहला सवाल कि मेडिकल कॉलेज की कोई ऐसी याद, कोई ऐसी फनी मेमोरी, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपके साथ हमेशा रहता है। फनी मेमोरी तो यही है कि मेरा वाइवा था, और इनफैक्ट मेरे हस्बैंड ही हैं, तो वी वर गिविंग ऑप्थेल का वाइवा हम लोग दे रहे थे, आँखों से संबंधित। तो उसमें एक शब्द होता है PCO। तो मेरे हस्बैंड से पूछा गया कि व्हाट इज़ PCO। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि PCO जहाँ से हम फ़ोन कर सकते हैं जहाँ से हम फ़ोन कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं और भी, STD की भी हो सकती है, इंटरनेशनल कॉल भी हो सकती है। तो वो एकदम से तुरंत जो है, जो इन्विजिलेटर थे वो ऑफेंड हो गए, और
उन्होंने कहा कि चलो भाग जाओ यहाँ से। तो बाद में जाके हम लोगों ने देखा तो वो पीसीओ का मतलब पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिफिकेशन होता है, जिसको हम लोगों ने ऐसे समझ लिया था। मैम, जैसे कि डॉक्टर सबकी हेल्थ का ख्याल रखते हैं, अपनी हेल्थ का आप लोग कैसे ख्याल रखते हैं? आपका डेली रूटीन क्या है वो मैं जानना चाहूँगी कि आपकी सेहत जो है एकदम सही रहे ताकि आप दूसरों की सेहत का ख्याल रखें। उसके लिए आप क्या करती हैं? देखो, जैसे आपने मुझसे पहले पूछा था ना कि गायनी आपने क्यों जी। चुनी, तो गायनी के पॉजिटिव चीज़ तो मैंने आपको बताई दी, लेकिन इसका एक फ्लिप साइड भी है। गायनी इज़ अ चैलेंजिंग ब्रांच, डिमांडिंग ब्रांच है, और बच्चा किस समय पैदा होगा इसका कोई समय नहीं जी। है ना, रात बेरात आपको भागना दौड़ना पड़ता है। तो नो डाउट, और एक ठीक है, एक सेटिस्फेक्शन ग्रेटिफिकेशन तो है ही, लेकिन अगर मैं इसको वैसे देखूं क्लिनिशियन के तौर पे, तो 2 जीवन की जिम्मेदारी आपके पास हो जाती है। और प्रेगनेंसी है ना, खाली प्रेगनेंसी तक सीमित नहीं होती, पूरी फैमिली का अटैचमेंट है ना, बहुत सारी सोशल चीज़ें उसके साथ जुड़ जाती हैं, तो हमारे ऊपर दबाव ज़्यादा आ जाता है, तो स्ट्रेस तो स्वाभाविक तौर पे ज़्यादा रहता है। तो ऐसी स्थिति में, और मैं अब थोड़ा ध्यान देने लगी हूँ क्योंकि अब जैसे उम्र भी बढ़ती चली जा रही है, तो थोड़ा सा ध्यान देती हूँ। स्लीप साइकिल मेरी अच्छी है, मैं कोशिश करती हूँ कि बाय 10 आई यूजली स्लीप, और मैं जल्दी उठ जाती हूँ, 10 बजे सोती हूँ, और सुबह कोशिश कर रहती है कि 5:30 से 6 के बीच में मैं उठ जाती हूँ। थोड़ा सा आजकल मैंने हल्का फुल्का सा घूमना भी शुरू किया है, और डाइट पे मैं थोड़ा ध्यान रखती हूँ। सुबह उठकर चाय और कॉफ़ी। पीनी तो कॉफ़ी चाहिए, लेकिन हाँ, हमारी आदत वही है, मैं चाय ही पीती हूँ। कभी कुछ खाली वक्त मिलता है तो बुक्स पढ़ती हैं या फिर नेटफ्लिक्स? नेटफ्लिक्स तो मैं कम देखती हूँ, लेकिन हाँ, संगीत का शौक है मुझे। मैं गाने सुनती भी हूँ, गाने गाती भी हूँ, और किताबें पढ़ने का शौक है, स्पेसिफिकली हिंदी किताबें ज़्यादा पढ़ना चाहती हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैम ने कहा कि उन्हें सिंगिंग पसंद है, तो हम भी मैम से थोड़ा सा कुछ आप सभी के लिए सुनवाते हैं। तो मैम प्लीज़ 2 लाइन हमारे सभी व्यूवर्स के लिए भी। पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रोल जार जार, फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले। लेकिन हमारी मुलाकात फिर से होगी, हम फिर से मैम को बुलाएंगे और बहुत सारे सवालों के जवाब पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आपने जो है सभी सवालों के जवाब दिए, हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच।